नाउ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक हमने करना था दैट वाज गवर्नमेंट बजट। आ जाए रोशनी, आ जाए जरा। ओके, सो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का आज हम बैकअप क्लास ले रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किया था या जिनका मिस हो गया था, और दे कैन अभी बैकअप में क्या होगा कि उनका कवर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सो दैट कि अगली क्लासेस में आके साथ साथ कनेक्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट बजट की थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट जो है फेब और मार्च के मंथ में अनाउंस होता है। ठीक है, और इसे कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारी कौन है, मिस निर्मला सीतारमन। तो मिस निर्मला सीतारमन ने प्रोड्यूस किया था ये आपका। तो ये जो आपका बजट है ये हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रोड्यूस किया था फेब और मार्च के मंथ में लोकसभा में। ठीक है, और इस बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस बजट का मेन जो आइडिया है बनाने का वो ये देखना कि कंट्री के पास, तो ये मेजर गवर्नमेंट बजट बनाने का मेन आइडिया क्या है, ये देखना कि कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा या आया है, और कितना एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, अब सपोज कि गवर्नमेंट को जीएसटी से, लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट को जीएसटी से जो कलेक्शन हुई है, सपोज वो 25,000 करोड़ की हुई। ठीक है, अब इस 25,000 करोड़ की जो रेवेन्यू उनको कलेक्ट हुआ, अब इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट क्या करेगा, इस रेवेन्यू को कहाँ खर्च करना है? पीडब्ल्यूडी पे खर्च करना है, फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन पे खर्च करना है, या एजुकेशन पे खर्च करना है। तो किन किन एरियाज में कहाँ रेलवे मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, या फिर उसके अलावा आपका अलग अलग मेट्रोस के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर है, कोविड के ऊपर कितना हमने एक्सपेंडिचर करना है, तो वो गवर्नमेंट बजट है। तो गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Government budget is an annual financial statement which shows estimates of expected revenues, expected receipts, and anticipated government expenditure during a fiscal year। तो मैंने आपको बताया था कि फिस्कल ईयर क्या होता है। फिस्कल ईयर होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, या फिर जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल, जैसे इंडिया की फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो 31 मार्च तक का जो 1 अप्रैल, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 अप्रैल 2021, तो 1 अप्रैल 2021 को जो स्टार्ट हुआ है ये आपका 2022 पे खत्म होगा ये फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट ने अगर मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च 2021 को जो बजट प्रेजेंट किया, तो उस बजट में क्या लगाया कि उस बजट में ये बताया कि कितना पैसा हमने रिसीव किया है या इकट्ठा किया है, उस रेवेन्यू को, उस पैसे को हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कहाँ खर्च करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। तो किन किन एरियाज में हम इस पैसे को खर्च करेंगे, दैट इज द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो एनुअल, साल में एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपकी इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कि कितना पैसा आया है और कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल में एक बार बनती है
ठीक है, जो ये शो करती है कि कितना एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमने लिया और कितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट खर्च करेगी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी, दैट इज योर आपका गवर्नमेंट बजट। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, ठीक है, और साल में एक ही बार बनता है। तो जो गवर्नमेंट बजट है वो साल में एक बार बनता है और किसके लिए बनता है, वो बनता है इकोनॉमी की इकोनॉमी के लिए कि इकोनॉमी में जो भी पैसा आया है उसे हमने पब्लिक वेलफेयर पे कैसे स्पेंड करना है वो। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ ले। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? फिर गवर्नमेंट बजट की एक बजटरी पॉलिसी होती है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट या टूल्स बोल सकते हो, एक होती है रेवेन्यू और टैक्सेशन पॉलिसी और एक होता है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो यानी कि गवर्नमेंट बजट के अगर दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा आया और गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, तो वो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी का पार्ट हो गए कि गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू पॉलिसी को यूज करके या एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करके किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है या फिर कैसे इन पॉलिसीज को यूज करके सोशल वेलफेयर अचीव करता है। तो गवर्नमेंट के पास दो ये जो टूल्स हैं गवर्नमेंट के, रेवेन्यू या टैक्सेशन पॉलिसी या एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो गवर्नमेंट इन टूल्स को यूज करके, इन दोनों टूल्स को यूज करके किस तरीके से कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। तो अब गवर्नमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम देख लेते हैं एक एक करके। सर हाँ रोशनी। सर ये एक बार पहले वाला रिपीट करना, वीडियो लैग कर गई थी। कौन से वाला, डेफिनेशन वाला या बजटरी पॉलिसी वाला? ये 2 पार्ट्स वाला जो था, ओके, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाला। गवर्नमेंट के जो है बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो उस बजटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, एक रेवेन्यू पॉलिसी और एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, इस बजटरी पॉलिसी को। तो रेवेन्यू पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट को रेवेन्यू मेजरली कहाँ से आता है, टैक्सेस से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करती है, पब्लिक वेलफेयर पे। तो यानी गवर्नमेंट एक तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी काम करती है और दूसरा गवर्नमेंट सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम करती है। तो ये गवर्नमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। दो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स कह लो, या गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि पैसा तो आए, साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर भी हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस बजटरी पॉलिसी को यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने एम कैसे अचीव करती है वो अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आता है, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, ठीक है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसे गवर्नमेंट कैसे रीएलोकेट करेगी। रीएलोकेट करने का यहाँ पर मतलब है कि गवर्नमेंट सबसे पहले रीएलोकेशन क्या करेगी, गवर्नमेंट सबसे पहले टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट सबसे पहले टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी किसको, उन प्रोड्यूसर्स को जिनकी इन्वेस्टमेंट्स को वो इनकरेज करना चाहती है। अब सपोज हमारी कंट्री में प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे और गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन ज़्यादा करें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएं और ज़्यादा पैसा उसमें लगाएं ताकि कंट्री की प्रोडक्शन बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट
टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज देगी प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करने के लिए। किस चीज के लिए इनकरेज करने के लिए? कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। अब अगर मान लो कि मेरे को एज ए प्रोड्यूसर गवर्नमेंट अगर मुझे कुछ टैक्स कंसेशंस देती है कि ठीक है मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उस पर मुझे कम टैक्स देना है, या अगर गवर्नमेंट मुझे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज मतलब कि जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे दी, या मुझे वाटर सब्सिडी दे दी, या मुझे ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दे दी। तो सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज वो कैश बेनिफिट्स होते हैं या वो कुछ रिबेट्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर्स या लोगों को दी जाती हैं, प्रोड्यूसर्स को दी जाती हैं उनकी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो अगर मुझे मार्केट से कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी या मुझे वाटर सप्लाई मिल जाए कम रेट पे, तो मैं ज़्यादा मेरे को पैसा बचेगा, तो वही मेरा प्रॉफिट का पार्ट है। तो इसलिए गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देगी प्रोड्यूसर्स को ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करें, प्लस टैक्स कंसेशन सब्सिडी उनको भी देगी जो कि खादी प्रोडक्ट्स, जो कंट्री में हमारी कंट्री में जो खादी प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, उनको देगी टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। सेकंड, हैवी टैक्सेस इंपोज करेगी। हैवी टैक्सेस इंपोज किस पे करेगी? ऑन हार्मफुल इंडस्ट्रीज पे। तो हार्मफुल इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई? हार्मफुल इंडस्ट्रीज होगी आपकी लिकर, सिगरेट और आपके दूसरी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी होगी आपकी? हार्मफुल इंडस्ट्रीज। तो हार्मफुल इंडस्ट्रीज के ऊपर वो ज्यादा टैक्सेस इंपोज करेगी। कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि उनसे रेवेन्यू ज्यादा आए कंट्री को। और तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो इसमें कि डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्टली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर। तो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जहां पे प्राइवेट सेक्टर इज नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव। अब मान लो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, अब प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्राइजेज को लगता है कि मैं किसी दूसरे बैकवर्ड एरिया में जाके प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे वहां पर ज्यादा इंसेंटिव्स, ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर क्या करता है, पब्लिक सेक्टर खुद इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, बैकवर्ड या अलग अलग इन सेक्टर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना है। तो जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं कंट्रोल रखता तो वहाँ पब्लिक सेक्टर अपना प्रमोट करता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सपोज कि किसी विलेज में या किसी बैकवर्ड एरिया में कोई स्कूल खोलना है, गवर्नमेंट स्कूल। अब प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि वहाँ पर मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, पैसे इनकम जनरेट होगी नहीं, तो मैं वहाँ जाके स्कूल क्यों खोलूँ, और हम उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। तो उस केस में गवर्नमेंट सेक्टर खुद जाके इनिशिएटिव लेगा और वहां जाके खुद अपना ये जो है सेटअप करेगा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, या वो स्कूल्स वहां खुद खोलेगा या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेगा जहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये आपके पॉइंट्स हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आर्यन, गुरसिमरन, ईशा, इशिका, पलक, रियांशी? नो डाउट सर। रियांशी, रोशनी, इशिका, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। रियांशी क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ का मतलब किसी के पास तो पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है। तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं रिच पीपल की और हम बात कर रहे हैं पुअर पीपल की। तो अगर हम रिच और पुअर में डिवीजन रखें तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या है कि रिच के पास पैसा ज्यादा है और पुअर के पास पैसा नहीं है, इसलिए रिच पीपल गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली अफोर्ड कर पाते हैं और पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब जो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी है
बजटरी पॉलिसी मतलब टैक्सेशन पॉलिसी या एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो इस बजटरी पॉलिसी को यूज करके गवर्नमेंट ये जो इनइक्वालिटी है इसको कैसे ठीक करेगा? गवर्नमेंट रिच पीपल पे हैवी टैक्सेस इंपोज कर देगा, उनसे ज्यादा टैक्सेस लेगा और खर्चा करेगा किस फॉर्म में? सब्सिडीज की फॉर्म में पुअर के ऊपर। तो पुअर को सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा। अब सब्सिडीज प्रोवाइड करने का मतलब यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट पुअर पीपल को सब्सिडीज देगा। सब्सिडीज देने का मतलब है कि अब पुअर पीपल जो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो चीजें महंगी थी और सिर्फ रिच ले पा रहे थे, अब वो चीजें अगर मार्केट से कम प्राइस पे सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगी पुअर पीपल को तो वो लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे, इन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे चेक होती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक होती है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से, कि एक पर्सन कितना पैसा खर्च करता है, उससे पता लगता है कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है। अब मान लो कि मैं एक दिन में 300 रुपीज से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा है, लेकिन एक पर्सन अगर एक दिन में 2000 रुपीज भी खर्च कर ले तो भी उसके पास पैसे बचेंगे। तो इसका मतलब उसके और मेरी स्टैंडर्ड लिविंग में बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है क्योंकि इसकी स्पेंडिंग पावर अच्छी है, मेरी स्टैंडर्ड लिविंग कम है क्योंकि मेरी स्पेंडिंग पावर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर उतना नहीं है। तो इसीलिए गैप क्यों बढ़ जाता है कि रिच चीजें महंगी अफोर्ड कर पाता है, पुअर चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? रिच पीपल पे टैक्सेस बढ़ा देती है। रिच पीपल पे टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा कि रिच पीपल की जो स्पेंडिंग पावर है वो कम हो जाएगी और यही टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट करेगी उस टैक्सेस को वो सब्सिडी के फॉर्म में पुअर पीपल को देगी। यानी मार्केट से पुअर पीपल एसेंशियल कमोडिटीज को सब्सिडाइज मार्केट से कम प्राइस पे परचेज कर पाएंगे तो इनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिच का गैप, रिच की इनकम में फॉल देखने को मिलेगा और पुअर की इनकम में थोड़ा राइज देखने को मिलेगा। तो काफी हद तक ये गैप जो है इनइक्वालिटी वाला वो कवर अप हो जाएगा। बिल्कुल कवर नहीं हो सकता, ये आपको ही पता और हमें ही पता है, लेकिन इस गैप को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? रिच पे ज्यादा टैक्सेस लगा के और पुअर को ज्यादा सब्सिडीज दे के उस पर खर्चा करके, तो उस तरीके से हम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट? No, sir. क्लियर है? ओके। अब इसके बाद आता है आपका थर्ड। अब इसका नेक्स्ट आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक और प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं गुड्स के प्राइसेस स्टेबल रहें। अब स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर आप कोई एसेंशियल कमोडिटी की बात करते हैं, लेट सपोज मैं आटे की बात करता हूँ, वीट। अब वीट एक एसेंशियल कमोडिटी है। अगर मार्केट में सपोज ये 50 रुपीज केजी बिकता है और जनरली मान लो लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, अगर ये वीट 50 की जगह मान लो 200 रुपीज केजी बिकना शुरू हो जाए, या मार्केट में लेट सपोज 20 रुपीज केजी बिकना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब मार्केट में अगर वीट महंगा हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है। और अगर प्राइस उसका मार्केट में गिरता चला जाता है इसका मतलब मार्केट में डिफ्लेशन है, गुड्स के प्राइसेस में फॉल आ रहा है और कोई गुड्स परचेज नहीं कर रहा, तो इसलिए प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में प्राइसेस आर नॉट स्टेबल। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अगर स्टेबल नहीं होंगे, अगर चीज़ों के प्राइसेस अगर स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल प्राइसेस होंगे, तो इकोनॉमी जो है वो डामाडोल होती रहेगी। कभी इकोनॉमी में महंगाई ज़्यादा है, अगर इन्फ्लेशन महंगाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा? रिच पीपल तो अफोर्ड करेंगे, पुअर पीपल नहीं ले पाएंगे। और अगर डिफ्लेशन, प्रोडक्शन गिरती चली जा रही है क्योंकि चीज़ों के दाम इतने कम हो गए कि कोई उसको खरीद नहीं रहा इसलिए उसके प्राइस कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन का उल्टा। तो अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है,
अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमी में महंगाई है, गुड्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और गुड्स के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं ये आपको ही पता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। और जब इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था। और डिफ्लेशन का मतलब है कि जब गुड्स के प्राइसेस में फॉल देखने को मिलता है। और गुड्स के प्राइसेस कब फॉल करते हैं? जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है। यहाँ तक किसने कुछ पूछना है? यहाँ तक किसने कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो अब अगर मुझे, अब लेट सपोज कि मुझे अगर इस इन्फ्लेशन को ठीक करना है, इन्फ्लेशन को ठीक करना मतलब कि मुझे प्राइसेस को कम करना है, या मुझे डिफ्लेशन को ठीक करना है कि जो प्राइसेस कम हो रखे हैं उसे बढ़ाना है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, प्राइस की स्टेबिलिटी आए। तो उसके लिए हम इन्फ्लेशन अगर होता है इकोनॉमी में तो हम सरप्लस बजट को यूज करते हैं, और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो हम डेफिसिट बजट को यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि सरप्लस बजट या डेफिसिट बजट क्या होता है? हमने वैसे क्लास में किया हुआ है, लेकिन जो लोग नहीं आए थे उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सारा कुछ। सरप्लस बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब, अच्छा सरप्लस और डेफिसिट से पहले बैलेंस बजट का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बैलेंस बजट, तो बजट तो होता है आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को कितनी रिसीट्स आई और गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, दैट इज बैलेंस बजट, दैट इज बजट सिंपल। तो बैलेंस बजट मतलब जब कंट्री की रिसीट्स उसके एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कंट्री को अगर मान लो पैसा आया है एक फाइनेंशियल ईयर में सपोज 100 करोड़, और कंट्री ने खर्चा भी किया है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़, तो इसका मतलब ये बजट इस साल का बैलेंस है कि जितना पैसा आया सारा लग गया। ठीक है। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस का मतलब है एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा आया है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है। तो जब गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा आता है और उसका एक्सपेंडिचर कम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा बजट सरप्लस में है। और अगर गवर्नमेंट के पैसा कम आया है और गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि बजट डेफिसिट में है। डेफिसिट का मतलब है कि हमें पैसा कम आया और हमने खर्चे ज़्यादा किए, और सरप्लस बजट का मतलब है कंट्री को पैसा ज़्यादा आया है और खर्चा कम हुआ है। तो इन्फ्लेशन में हम यूज़ करते हैं सरप्लस बजट और डिफ्लेशन में हम यूज़ करते हैं आपका डेफिसिट बजट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। और किसी को कोई डाउट? रोशनी, पलक, रियांशी, आर्यन, सिद्धार्थ? नो सर। ओके नो सर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे ठीक होगा। अब हमें गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी है, तो हमें गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन करेक्ट करना है। और इन्फ्लेशन तब ठीक होगा जब डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई के बराबर हो जाएगी एक पॉइंट पे। और यहाँ पर डिफ्लेशन में अगर हमें बजटरी पॉलिसी को यूज करना है तो उसमें हमें डिफ्लेशन को ठीक करना मतलब चीजों के जो दाम गिर गए हैं उसको वापस से ठीक करना है, जब हम डिमांड को वापस से बढ़ा पाएंगे। अब हम ये क्यों ठीक करते हैं? सर रोशनी, सेकंड जो डिफ्लेशन है उसमें हम सप्लाई कम कर दे तब भी तो इक्वल हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा है ना। आपको मैं वही 11th में यही करा था ना हमने। वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, वही समझो आप जरा उस पॉइंट को। प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों इन्फ्लेशन को ठीक करना है और आपको क्यों डिफ्लेशन को ठीक करना है? इन्फ्लेशन को इसीलिए ठीक करना है क्योंकि मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उतनी मार्केट में गुड्स अवेलेबल नहीं है। तो जितनी चीज़ें महंगी होती जाएंगी तो वो हर एक को नहीं मिल पाएगी, और गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो वो सबको मिले, मतलब रिच भी परचेज करे, पुअर भी परचेज करे, मिडिल क्लास भी परचेज करे। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी
तो हर एक को उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि महंगाई कम होनी चाहिए। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या है? डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है कि मार्केट में डिमांड बहुत कम है। जो भी प्रोड्यूसर ने माल बनाया था उसे कोई खरीद नहीं रहा, तो इसीलिए प्रोड्यूसर हार के कम प्राइसेस पे बेच रहा है और उसके बाद कसम उठा रहा है कि मैं दोबारा माल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मार्केट में माल मेरा बच रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? कम प्राइस करके ही अगर बेचना है तो उससे अच्छा मैं बेचूं ही ना, मुझे तो लॉस हो रहा है। तो इसीलिए अगर प्रोड्यूसर का माल नहीं बिकेगा और गुड्स प्राइस कम करने के बाद माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा और उसके बाद वो और आगे प्रोडक्शन अगर नहीं करेगा, तो ये आपको पता है कि अगर इकोनॉमी की प्रोडक्शन फॉल करेगी, दैट मीन्स अगर इकोनॉमी की जीडीपी यानी प्रोडक्शन फॉल करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉल करेगी। और अगर जीडीपी फॉल करेगी, प्रोडक्शन गिरेगी, तो यानी एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, और एम्प्लॉयमेंट गिरेगी तो आपकी पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी, और अगर गरीबी बढ़ेगी तो आपके पास पैसा होगा नहीं खर्च करने के लिए, और जब आपके पास पैसा होगा नहीं खर्च करने के लिए तो अपने आप इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइसेस ठीक हो जाएं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो अब ये बात आती है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे, महंगाई के टाइम पे हमें अगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो हमें सरप्लस बजट को यूज़ करके इसे कैसे ठीक करना है, क्योंकि बजटरी पॉलिसी में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी यूज़ होती है। अब आप खुद सोच के देखो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्सेस। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट पब्लिक पे टैक्सेस बढ़ा दे, तो लोगों के ऊपर अगर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि वो टैक्स ज़्यादा देंगे तो उनके हाथ में पैसा कम बचेगा, उनकी स्पेंडिंग पावर कम होगी, वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, तो अपने आप डिमांड कम होएगी तो एक पॉइंट पे आके सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं इसी के साथ में इस पॉइंट को देखूं, एक्सपेंडिचर को, अगर गवर्नमेंट पब्लिक से ज़्यादा टैक्सेस लेगी या गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्चे कम करेगी, उनको सब्सिडीज वगैरह कम देगी, तो इस दोनों केसेस में पब्लिक की इनकम कम होगी और वो आगे स्पेंड कम करेंगे, तो डिमांड अपने आप कम होगी। तो जब आप गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके खर्चे से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया टैक्सेस की फॉर्म में, तो इसका मतलब रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर इस केस में। तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट यूज करती है इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में? नो सर। और कोई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो प्लीज। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू बढ़ाती है और उसके एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, कि रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी और पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा कम करेगी। जब पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा कम करेगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, और जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में है, तो सरप्लस बजट को यूज़ करके वो इकोनॉमी में डिमांड को रिड्यूस करती है और इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करती है, प्राइसेस को स्टेबल करती है। डिफ्लेशन के टाइम पे हमें प्राइसेस को बढ़ाना है जो कि गिरे हुए हैं, और डिफ्लेशन में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा। तो अगर हमें प्राइसेस को ठीक करना है ताकि प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस पे माल बेचे, तो तभी पॉसिबल है जब डिमांड में इंक्रीज देखने को मिले। और डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, और लोगों के हाथ में पैसा तब होगा जब गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस कम लेगी। जब गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्सेस कम लेगी और गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, तो दोनों केसेस में पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा, और जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो अपने आप जो गुड्स के प्राइसेस फॉल हो गए थे वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। सर तो फिर इसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? कि वो डिमांड बढ़ेगी फिर सप्लाई से कम नहीं हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट देखेगी ना कि कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना। देखो, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा बैलेंस रहता है।
आपको पता ना सीसॉ क्या होता है? तो कभी झूला नीचे, कभी झूला ऊपर, तो कभी इन्फ्लेशन हो रही होती है, कभी डिफ्लेशन हो रही है। अभी कोविड से पहले क्या था? कोविड से पहले महंगाई बहुत ज्यादा थी क्योंकि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम थी। लॉकडाउन के टाइम पे डिफ्लेशन आ गया क्योंकि लोग खरीदने के लिए कोई था नहीं, तो इकोनॉमी की ग्रोथ फॉल करना शुरू हो गई थी। अभी धीरे धीरे डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है, चीजों के प्राइस ठीक होने शुरू हो गए हैं, तो डिफ्लेशन से हम बाहर निकल रहे हैं। और डिफ्लेशन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम डिफ्लेशन में फंस गए तो जीडीपी गिरेगी, एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो इसलिए हमें इससे बाहर निकलना है। ये थोड़ी ना कि प्राइसेस बढ़ने मतलब ये नहीं है कि डिफ्लेशन से सीधा इन्फ्लेशन में पहुंच जाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो प्राइसेस स्टेबल करने हैं ना। तो अगर आपके प्राइसेस ज्यादा हैं तो उसको कितना कम करना है, ये टूल्स इसकी हेल्प करते हैं बजटरी पॉलिसी वाले। डिफ्लेशन में प्राइसेस को बढ़ाना है, ठीक करना है, तो उसके लिए बजटरी पॉलिसी के टूल्स कैसे काम करते हैं वो देखना है। तो आप कैसे आंसर लिखोगे एक प्राइस स्टेबिलिटी के लिए? इन द इकोनॉमी इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉलो द सरप्लस बजट पॉलिसी, ठीक है। और डिफ्लेशन में गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज द डेफिसिट बजट पॉलिसी टू कीप द प्राइसेस स्टेबल, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब जीडीपी में एक सस्टेनेबल तरीके से, एक सस्टेनेबल वे में जब जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिलता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन वी से दैट देयर इज अ, आपका तब हम क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इकोनॉमी ग्रो कब करती है? जब जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिलता है लंबे टाइम पीरियड तक। तो अब जीडीपी में इंक्रीज कैसे आएगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे अचीव करेंगे? जब कंट्री में हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, जब हम इकोनॉमी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे। जब हम इकोनॉमी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे तब जाके इकोनॉमी ग्रोथ होगी। कैसे? सेविंग्स, पब्लिक के पास जितना पैसा ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा स्पेंड करेगा, उतना वो ज्यादा पैसा आगे देगा लोन की फॉर्म में, ताकि लोग उसे अपने प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में यूज करें। तो यानी पब्लिक के पास सेविंग्स को बढ़ाना है, ठीक है। या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें अपने प्रोडक्शन यूनिट में, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो बजटरी पॉलिसी के थ्रू, बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे सेविंग्स को प्रमोट करेगी? टैक्स कंसेशंस या टैक्स रिबेट्स देके पब्लिक को टैक्स पे छूट देगी। और जब पब्लिक को टैक्स पे छूट देगी तो पब्लिक कम टैक्स देगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पब्लिक कम टैक्स देगी, और जब पब्लिक गवर्नमेंट को कम टैक्स देगी तो उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा। और जब सर, हम क्या बोल रहे हो? क्या? पब्लिक गवर्नमेंट को कम टैक्स देगी ना? आप बोल रहे हो गवर्नमेंट पब्लिक को टैक्स नहीं देगी? ऐसा कुछ बोला है? हाँ जी। सॉरी अगर ऐसा बोला तो बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट पब्लिक से कम टैक्स लेगी क्योंकि वो पब्लिक को टैक्स कंसेशन रिबेट देगी। तो जब पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्सेस कम देगी तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा बचेगा। जैसे कि मान लो मेरी 1 लाख रुपए की इनकम है और मैं पहले गवर्नमेंट को 10,000 टैक्स देता था, तो मेरे पास कितना पैसा बचता था खर्च करने के लिए? 90,000। अब मैं अपनी 1 लाख में से अगर गवर्नमेंट को सिर्फ 1,000 रुपए दे रहा हूँ टैक्स की फॉर्म में, तो मेरे पास 99,000 रुपीज बच रहे हैं खर्च करने के लिए। तो यानी मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मेरे पास सेविंग ज्यादा बचेगी क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस कम दे रहा हूँ। तो बजटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ में सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस और रिबेट देती है पब्लिक को, ताकि पब्लिक के पास सेविंग ज्यादा बचे। सेम वे में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए
सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देगी कि इलेक्ट्रिसिटी आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाएगी मार्केट से कम प्राइस पे, या आपको ट्रांसपोर्टेशन या वाटर ये सब चीजें आपको जो कनेक्शंस हैं ये आपको सब्सिडाइज रेट्स पे मिल जाएगा। आप जो भी गुड्स बेच रहे हो उस पे हम आपको टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज दोनों प्रोवाइड करेंगे, तो उससे प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई डाउट यहाँ तक सर आयशिका? सर अगर हमने टैक्स भी कम कर दिया और सब्सिडीज भी देने लग गए तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा गवर्नमेंट को? हाँ, तो गवर्नमेंट का मैंने बोला कि गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव, मतलब गवर्नमेंट के दो मोटिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सब्सिडीज, मतलब सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज सिर्फ टैक्सेस से नहीं करता, गवर्नमेंट अपना पैसा दूसरी स्टेट को भी देगा लोन के फॉर्म में। ठीक है, कई दूसरी चीजों पे, हार्मफुल इंडस्ट्रीज पे या जैसे लिकर पे 50% टैक्स बढ़ा दिया, या गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज खुद सेटल कर दी। देखो, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाएगा या खुद अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा, गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, तो गवर्नमेंट के जैसे गेल है, ONGC है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो BSNL है, तो ऐसे करते करते गवर्नमेंट की कितनी मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती है। ये तो गवर्नमेंट के टूल्स हैं जिन टूल्स को वो सोशल वेलफेयर या इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए यूज करती है। ओके, तो कहीं ना कहीं से बैलेंस आउट हो जाता है। हाँ, तो जो हम कंपोनेंट्स हमने जो कल लास्ट क्लास में शुरू किए थे, उस कंपोनेंट्स में अभी हमने जो पढ़े थे रेवेन्यू कैपिटल बजट, उसमें जब हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से कितना आता है और गवर्नमेंट कैसे कैसे खर्चा करती है, तो वो सारी चीजें कंपोनेंट्स वाले में कवर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, 4 पॉइंट्स? यस सर। रियांशी क्लियर है? ओके, और कितने पॉइंट्स हैं? बस लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी, तो लास्ट पॉइंट मुक्ति, छुट्टी। अच्छा, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है इनइक्वालिटी। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि जो हमारे रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज हैं, जो हमारे शहर और गांव है, इन रीजन में जो, अब जैसे हिली एरियाज हो गए, या आप जैसे हिली एरियाज में जाओ वेकेशंस के लिए, या आप किसी गांव में जाओ, राजस्थान जाओ, बैकवर्ड एरियाज में जाओ, NCR में जाओ, तो आपको एक फर्क नजर आएगा कि शहरों में तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हो रखी है, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो रही। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो ये डिस्पैरिटी, जो ये इनइक्वालिटी है अर्बन और रूरल एरियाज में, इन दोनों का विकास बराबर हो, मतलब काफी हद तक जो है रूरल एरियाज की भी डेवलपमेंट होनी जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये रीजनल इनइक्वालिटी को कैसे कम करेगी, रीजनल डिस्पैरिटी को कैसे कम करेगी गवर्नमेंट, वो यूज करके अपनी बजटरी पॉलिसी। और बजटरी पॉलिसी आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रूरल एरियाज में जो फैक्ट्री सेटअप करेंगे उनको टैक्स कंसेशन देगी उनके इनकम पे, और उनको सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। किन चीज़ों पे? इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, या और जो भी ड्यूटीज वगैरह लगती हैं। ठीक है, तो यानी टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज विल बी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क इन दी बैकवर्ड एरियाज और हिली एरियाज, and government is going to impose heavy taxes and not going to give subsidies to those people who are in urban areas। अब मान लो कि मैं कहता हूँ मेरे को तो शहर में ही, मुझे तो सिटी में ही फैक्ट्री खोलनी है, तो मुझे ना तो लैंड मिलेगी सब्सिडाइज रेटों पे, ना ही मुझे बिजली मिलेगी सब्सिडाइज रेटों पे, ना ही मुझे और कोई चीजें मिलेंगी सब्सिडाइज रेटों पे। लेकिन अगर मैं विलेज या किसी बैकवर्ड एरिया में या हिली एरियाज में जाके प्लांट सेटअप करता हूँ, अपना बिजनेस सेटअप करता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे मेरी इनकम पे टैक्स कंसेशन भी देगी, मुझे वहां पर जगह लैंड सब्सिडाइज रेट पे भी देगी, बिजली पानी सब मुझे सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि मैं रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, और सबसे बड़ी बात,
जो रूरल एरियाज के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ जो खाली बेकार लैंड पड़ी है, वहाँ पर जो पानी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका भरपूर यूटिलाइजेशन होगा बैकवर्ड एरियाज या हिली एरियाज में। तो ये है आपका पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी का। अब इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। आर्यन, इशिका, नो सर। पलक, नो सर। अंशी, रोशनी, नो सर। ठीक है। तो ये जो है हमारा, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया।